Good morning students, this is your biology class and today's topic is pedigree analysis and genetic disorder. In our earlier class I have discussed about the mutation and type of mutation. So today's topic is pedigree analysis. What is pedigree analysis? The idea that disorder are inherited has been prevailing in the human society since long. मीन्स जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी डिसऑर्डर है, चाहे क्रोमोसोमल हो या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं. पहले वो क्या कहलाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं. वो इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं. तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो हम ब्रीड करा के देख सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम ऐसा नहीं करवा सकते. तो उसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं. दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक फीचर इन फैमिलीज. मीन जो फैमिली से एक फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो डिसऑर्डर, जो बीमारी, जो डिसीज़ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं. After the rediscovery of Mendel work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait in human beings began. मेंडल के वर्क के बाद जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है, ठीक है, वो क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स में शुरू हो गया. Since it is evident that control cross that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human being. मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम क्रॉस करा के बार बार देख सकते हैं कि कोई डिसीज़ नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट. मीन्स पर्टिकुलर कोई भी करेक्टर, कोई भी ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन उसको कैरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक फैमिली हिस्ट्री होती है. कहते नहीं, दादा परदादाओं के ज़माने से ये चला आ रहा है. मीन्स वो बीमारी, जैसे किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो एक जेनेटिक डिसीज़ कहा जाता है उसको, कि मतलब पापा को है तो मतलब उसके बच्चे में होगा, ठीक है, या फिर जो पापा के पापा में हुआ होगा ऐसा. तो वो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं. तो जब इनकी स्टडी की जाती, फैमिली हिस्ट्री की स्टडी की जाती है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, पर्टिकुलर डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, तब उसे कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस. इसमें एक फैमिली ट्री जैसा बनता है. सच एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेट्स इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस मीन्स जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो भी डिसीज़ या ट्रेट पर्टिकुलर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनकी स्टडी करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. Family tree में हम उसको represent करते हैं, एक family tree टाइप का बनाया जाता है pedigree analysis में, जिसमें कि हम ये दिखाते हैं कि particular disease या particular trait एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से कैरी आउट किया जाता है. In human genetics, pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait. ह्यूमन जेनेटिक्स में जो पेडिग्री स्टडी है वो क्या एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो कि यूटिलाइज करी जाती है एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ट्रेट को ट्रेस करने के लिए, या किसी भी बीमारी को या एबनॉर्मलिटी के बारे में जानने के लिए कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कैसे होती है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस इन फिगर. As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by a gene. देखो, हमें पता है कि कोई भी फीचर हमारी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी फीचर किसके थ्रू कंट्रोल होता है, जीन के थ्रू या डीएनए के थ्रू. डीएनए पे जो पार्ट प्रेजेंट है वही जीन कहलाता है. डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इट इज़ हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विदाउट एनी चेंज. तो जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है बिना किसी चेंज के या अल्टरेशन के. लेकिन जब इसमें कोई चेंज आ जाता है उसके क्रोमोसोम में, किसी के डीएनए में, तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है, जैसे कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं. सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर टू एज म्यूटेशन. नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टर जीन और क्रोमोसोम. बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं, ऐसे डिसीज़ हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि
एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग्स में मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि इनहेरिटेबल डिसीज़ कहलाती हैं। मीन्स जो ट्रांसफ़र हो रही हैं वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, जीन के अल्टरेशन से या फिर क्रोमोसोम के अल्टरेशन से। अब देखो ये सिंबल दिए हुए हैं पेडिग्री एनालिसिस में। एक कोई पेडिग्री दी जाएगी बनाने के लिए तो हमें सिंबल पता होना चाहिए कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, राउंडेड शेप फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, जिसका कोई सेक्स स्पेसिफिक नहीं होता है, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार शेप। अफेक्टेड इंडिविजुअल, जब कोई भी इंडिविजुअल इफेक्टेड है किसी बीमारी से तो जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं उनको फिल कर देते हैं। तो ये सिंबल ये है, इसका मतलब ये वो बीमार है, वो इंडिविजुअल बीमार है अगर उसको रंग दिया जाता है। ठीक है, जब मेल फीमेल का जो सिंबल है उसके बीच एक सिंगल लाइन बनी होती है तो उसे मेटिंग कहते हैं। मीन्स इनमें मेटिंग हुई है। अगर दो लाइनें बनी हैं दो मेल फीमेल के बीच तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच मेटिंग जब कराई जाती है तो दो लाइनें बनाई जाती हैं मेल फीमेल के बीच। पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। मीन्स जब जैसे कि मेटिंग करा दी, सिंगल लाइन से मेटिंग करा दी, उसके नीचे एक मतलब लाइन खींच के उसके फिर ड्रॉ करे जाते हैं तो वो उनके क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं। अगर सर्कुलर है तो फीमेल होगी और स्क्वायर है तो मेल बच्चा होगा, मेल ऑफस्प्रिंग होगा, वो उनके चिल्ड्रन शो करे जाते हैं इस तरीके से। पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज़। मीन्स यहाँ पे क्या है, देखो ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, मेल फीमेल है और इनका ये जो बेबी हुआ ये कौन बनेगा, मेल, ठीक है, लड़का बनेगा, लेकिन ये कलर हुआ है इसमें इसलिए तो ये क्या कहलाएगा, ये अफेक्टेड कहलाएगा। मीन्स इसमें बीमारी होगी। और ये मेल फीमेल कैसे हैं, ये अनअफेक्टेड है क्योंकि ये कलर्ड नहीं है, ये मतलब फिल नहीं है, इसीलिए अनअफेक्टेड मेल और फीमेल से अफेक्टेड बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, ये सिंबल है। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अनअफेक्टेड मीन्स अगर इस तरीके से लिखा जाएगा, स्क्वायर मतलब इस शेप के अंदर नंबर लिख दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। मीन्स इसमें कलर किया नहीं गया, इसमें कलर है तो ये अफेक्टेड है, इसमें कलर नहीं है तो ये अनअफेक्टेड कहलाएगा। मीन्स इसको ये डिजीज़ नहीं हुई, ये चीज़ है। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो कि पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ करी जाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। अब देखो जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो दो तरीके के हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें दो तरीके के डिसऑर्डर देखे जाते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो पेडिग्री एनालिसिस बनती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बनती है। पेडिग्री एनालिसिस किसकी बनती है, जेनेटिक मीन्स सॉरी मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है जब कोई डीएनए में, जब जीन में कोई चेंज आ जाता है तो उसे कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्यों, क्योंकि मेंडल ने ही जीन और डीएनए के बारे में बताया था, जीन्स के बारे में बताया था, तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे हैं ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब हमें वन बाय वन एक के बारे में पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, जब जीन में कोई चेंज आ जाता है या फिर डीएनए में कोई चेंज आ जाता है, डीएनए के सेगमेंट में कोई चेंज आ जाता है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोगों ने म्यूटेशन में पढ़े थे। जब म्यूटेशन में क्या पढ़ा था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, शेप में कोई डिफरेंस आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, एक फैमिली ट्री टाइप का है। फैमिली ट्री कब बनाया जाता है, जब ये देखा जाता है कि कोई भी डिसीज़, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो उसको कौन कैरी कर रहा है, ये सब चीज़ें। प्लांट में क्या है, हम अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करा सकते हैं क्योंकि जो भी हमें प्रोजेनी मिली उसमें आपस में ब्रीडिंग करा दी, सेल्फिंग करवा दी, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बींग्स में हम जो डिसीज़ है उसको स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस करते हैं या फैमिली ट्री बनाते हैं। तो इन ह्यूमन बींग वी स्टडी कॉल्ड पेडिग्री, ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ट्री। जो मेटिंग हो चुकी है ऑलरेडी उसका फैमिली ट्री बनाते हैं। मीन्स जो जनरेशन आ चुकी हैं पहले उसका एक फैमिली ट्री बनाते हैं कि
देखते हैं कि कौन सी बीमारी किस में ट्रांसफ़र हो रही है, कौन उसको कैरी कर रहा है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, ये सब ये कहलाता है फैमिली ट्री। मीन्स जो जनरेशन पीछे बन चुकी हैं उनका बनाया जाता है, ना कि आगे जो आ रही हैं। जैसे कि मेल फीमेल ले लिया, एनी ट्रेट ऑफ एनी डिसीज़ और नॉर्मल। मीन्स फीमेल जो है वो एक पर्टिकुलर डिसीज़ को कैरी कर रही है, या फिर जो फीमेल जो है वो डिसीज़्ड है, मेल नॉर्मल है, तो सन और डॉटर जो बने में कोई ट्रेट जाएगा या नहीं जाएगा। मीन्स मेल फीमेल लिया, मेल फीमेल जो पहले जो थे उसमें फीमेल जो थी वो किसी पर्टिकुलर बीमारी को कैरी कर रही थी, और जब उसने नॉर्मल मेल से मेटिंग करी तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग बने, जो भी सन या डॉटर बने, उसमें वो ट्रेट जा भी सकता है, वो नहीं भी जा सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, जो F1 जनरेशन बनेगी। ए फैमिली ट्री इन विच वी ऑब्जर्व द पासिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो फैमिली ट्री में हम क्या करते हैं, यही ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी ट्रेट, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी स्पेसिफिक करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया या नहीं गया। जनरली वी स्टडी डिसीज़ ट्रेट, और मोस्टली हम लोग डिसीज़ को पता लगाने के लिए करते हैं कि डिसीज़ ट्रेट को ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी बीमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है या नहीं जा रही है, जा रही है तो उसको कौन कैरी कर रहा है, मेल कर रहा है, फीमेल कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो देखो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या हो सकता है कि कोई भी बीमारी या कोई भी डिसीज़ का ट्रेट ऑटोसोम्स पे भी हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। तो हमें पता है कि जो हमारे जो सेल होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड, इसमें कि 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो या तो ट्रेट जो होगा उस बीमारी का वो ऑटोसोम पे होगा या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे होगा। ठीक है, सेक्स लिंक्ड होगा। तो जो पेयर होता है ना, ऑटोसोम का भी पेयर होता है, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनका पेयर होता है। डोमिनेंट कब होती है बीमारी, बीमारी या किसी भी बीमारी का ट्रेट डोमिनेंट तब कहलाएगा जब दोनों क्रोमोसोम पे, मीन्स दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक पेयर पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा, तब वो डिसीज़ कॉज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। रिसेसिव का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट वाला करेक्टर है, मीन्स कैपिटल ए है, एक पे स्मॉल ए है, तो वो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, वो रिसेसिव बीमारी कहलाएगी। देखो जैसे ऑटोसोम है, वो कैसा हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि एक जीन, अगर एक ही जीन प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे, वही अपना इफेक्ट शो कर रहा है, वही डोमिनेंट है, उसे दूसरे जीन की नीड नहीं है, तो वो डोमिनेंट कहलाएगा। और अगर रिसेसिव कब होगा, जब दोनों जो होंगे वो मतलब स्मॉल स्मॉल ए वाले होंगे, तो वो रिसेसिव कहलाएगा। सेक्स क्रोमोसोम भी जैसे दो तरीके के हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कब होता है, जब एक ही कैपिटल ए प्रेजेंट है और वो डिजीज़ कॉज कर दे, तो वो डोमिनेंट कहलाएगा। रिसेसिव कब कहलाएगा, जब दोनों पे प्रेजेंट होगा, तब वो रिसेसिव कहलाएगा। तो जो मेल होता है उसमें XY होता है क्रोमोसोम, और फीमेल में XX होता है। तो XX जैसे क्रोमोसोम है फीमेल का, तो जो भी बीमारी का जीन है वो जब दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा तब वो अपना इफेक्ट शो करेगा। अगर एक पे होगा तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो डिसीज़ होती हैं वो रिसेसिव होती हैं, डोमिनेंट नहीं होती, रिसेसिव करेक्टर शो करती हैं। मीन्स जब दोनों क्रोमोसोम पे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर बीमारी का जीन प्रेजेंट होता है, तभी वो बीमारी शो होती है, वरना वो शो नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि देखो सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। जनरली वी स्टडी एक्स लिंक्ड, जनरली हम एक्स लिंक्ड के बारे में ही पढ़ते हैं। डोमिनेंट का क्या मतलब है, जब एक एक खराब जीन है, ठीक है, दो क्रोमोसोम है उसमें एक खराब जीन है, ठीक है, तो वो बीमारी शो कर दे तो वो डोमिनेंट कहलाएगा। मीन्स उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं है, अकेला ही वो डोमिनेंट है। रिसेसिव कब होता है, जब दोनों खराब जीन हो, तब उसे रिसेसिव कहते हैं। तो ज़्यादातर जो डिसीज़ होती हैं वो रिसेसिव ही होती हैं, मीन्स डोमिनेंट नहीं होती, ये अच्छी बात है। जैसे कि अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल जो हमारे ऑटोसोम क्रोमोसोम है, डोमिनेंट कब होंगे,
जब दोनों पे वो जीन प्रेजेंट होगा उस बीमारी का, तभी इसको शेड कर दिया गया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कब होगा? जब मेल फीमेल दोनों पे क्या होगा, वो जीन प्रेजेंट होगा, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कहलाएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव कब होगा? जब दोनों पे रिसेसिव वाला करेक्टर प्रेजेंट होगा, मतलब एक एक क्या होगा, रिसेसिव होगा, उस पर वो जीन प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव कहलाएगा। चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड, मतलब जो मान लिया कि पेरेंट्स इफेक्टेड हैं किसी बीमारी से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका जो ऑफस्प्रिंग हो, बेबी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो ज़रूरी नहीं कि वो इफेक्टेड हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो अनअफेक्टेड हो, दोनों केसेस हैं। ऐसे ही ऑटोसोमल जो रिसेसिव है, वो चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पर्सन पेरेंट माइट बी अफेक्टेड, तो ये भी हो सकता है कि जो बच्चे हों वो क्या हो, अफेक्टेड हो, लेकिन पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो। ठीक है। देखो, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव। सेक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब ये है कि जैसे कि एक्स वाई है, मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई है, अगर उसके एक्स पे सिंगल पे ही प्रेजेंट है, तो वो अपना डोमिनेंस शो कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो सेक्स लिंक डोमिनेंट कराए कहलाएगा। एक एक्स भी खराब हुआ तो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो ये क्या है, डोमिनेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे जो बीमारी है, बीमारी का जीन है, वो डोमिनेंट है, तो जो इसकी पेरेंट की जो फीमेल बनेंगी, जो डॉटर्स बनेंगी, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगी। डिसीज़ विल नेवर बी पास फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी जो लड़के होंगे, मान लिया कि जो पेरेंट है उसमें जो मेल है, मेल पार्टनर जो है वो डोमिनेंट है, वो डिसीज़ को कैरी कर रहा है, तो अगर उसका लड़का होगा तो वो कभी इफ़ेक्टेड नहीं होगा, लेकिन उसकी लड़कियां, उसकी जो गर्ल्स हैं, डॉटर्स हैं, वो सब अफेक्टेड बनेंगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक्स एक्स फीमेल का होता है, और यहाँ पे एक्स जो क्रोमोसोम है उस पर बीमारी का जीन प्रेजेंट है, तो वो फीमेल में जाएगा, वो डोमिनेंसी शो करेगा वहाँ पे। लेकिन जब लड़के में जाएगा तो लड़के में क्या होगा, एक मदर का एक्स होगा और फादर का वाई होगा, तो इसमें तो बीमार हुआ ही नहीं, इसमें वो जीन आया ही नहीं, इसीलिए लड़के जो होंगे वो बीमार नहीं होंगे, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट कहलाएगा। एक्स लिंक रिसेसिव क्या है? मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है वो क्रॉस की तरह चलता है। माना जैसे कि अफेक्टेड अफेक्टेड फादर है, ठीक है, फादर अफेक्टेड है, तो उसका जो बेटा होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी। ठीक है, फीमेल उस डिसीज़ को कैरी करेगी, और जब उसका बेबी होगा, उसका ग्रैंडसन होगा, मतलब उसका जो बेबी होगा उसमें वो करेक्टर शो होगा, तो इस तरीके से क्रॉस टाइप का बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें कि जब मेल पार्टनर अफेक्टेड होता है तो उसकी जो बेटियां बनेंगी, डॉटर बनेंगी, वो कैरियर बनेंगी, और जब उसका बेबी होगा कैरियर फीमेल का, तो उसके लड़के में वो जीन आएगा। ठीक है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप का इनहेरिटेंस है, जिसे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें मेल जो है वो मोर इफेक्टेड हैं फीमेल से फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसकी आगे का आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मार्क योर अटेंडेंस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।